शुक्रिया दिवाली। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो उत्तर प्रदेश की बात संभल जिले से हो रही है और संभल के हम चंदौसी में हैं। अगर हम संभल की बात करें तो संभल सुर्खियों में है। कभी जिले को पिछड़ा जिला कहा जाता था, लेकिन इन दिनों ये काफ़ी सुर्खियों में है। इसलिए यहाँ ये मंच भी सजा है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, योगी सरकार का रोड मैप क्या है इस जिले के विकास के लिए। और सबसे खास बात है धर्मवीर प्रजापति जो यहाँ की समस्याओं को जानते हैं, क्योंकि वो जिले के प्रभारी भी हैं और स्वतंत्र प्रभार उन पर मंत्रालय होमगार्ड्स मिनिस्ट्री उनके अंडर में आती है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। क्योंकि मंच की शुरुआत आपसे इसलिए हो रही है क्योंकि आप प्रभारी मंत्री हैं और प्रभारी मंत्री को सब पता होता है कि जिले की समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, योजनाएं क्या चला रही है सरकार। तो इसलिए चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे सर। पहले मैं एक सवाल आपके मंत्रालय से पूछना चाहता हूं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे होंगे, यूपी के लोग। सर, होमगार्ड्स की भर्ती का ऐलान तो हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया है, अभी आएगा और कब तक आ सकता है सर? देखिए, एक खुशखबरी दे दीजिए पहले मंच से। देखिए, बहुत पूरी तैयारी हम लोगों की चल रही है। हम लोग मंथन कर रहे हैं कि कैसे पारदर्शिता के साथ भर्ती हो। बहुत जल्दी ही इस पर हमारा विभाग निर्णय लेने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी चर्चा हो चुकी है। बहुत जल्दी ही सामने चीज़ें आ जाएंगी। नहीं सर, कितनी जल्दी? क्योंकि मैं पिछले कई महीने से सुन रहा हूँ जल्दी। पहले जुलाई आई, अब अगस्त, अब सितंबर आ गया सर। अब थोड़ा सा उम्मीद था। हाँ, ये ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा। हाँ, हम लोग दिवाली के नज़दीक हमारी तैयारी पूरी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कुछ चीज़ें मांगी हैं, पूरा विभाग तैयारी कर रहा है और मुख्यमंत्री के समक्ष हम जो रखेंगे उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है सर। संभल की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है और संभल के चंदौसी में हम बैठे हुए हैं। संभल को लेकर सरकार का रोड मैप क्या है? या संभल सिर्फ एक प्रयोगशाला बन गया है हिंदू मुसलमान के नाम पर, या सरकार ने कोई खाका खींचा है, एक रोड मैप तैयार किया कि देखिए हम ये करेंगे संभल के लिए? देखिए, संभल की अगर चर्चा करें हम, ये 17 से पहले की सरकारों में होता था कि कोई विशेष जिला माना जाता था। हमारे उत्तर प्रदेश में सभी जिले हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और सभी जिलों का विकास करना, सभी जिलों में निवास करने वाले हमारे सभी आम जन को उत्थान के विषय में सोचना, उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जनता जब वोट देती है तो विधायक चुने जाते हैं, विधायक चुन जाते हैं तो सरकार बनती है, तब मुख्यमंत्री मंत्री बनते हैं। तो हम लोगों का दायित्व बनता है उस प्रदेश की जनता के लिए जितना संभव हो सके हम उतना प्रयास करें और सरकार हमारी कर रही है। लेकिन सर, अगर हम संभल की बात करें, आप कह रहे हैं कि सारे ज़िले एक जैसे हैं, तो संभल में क्यों अभी वैसा विकास नहीं हो पा रहा? यानी कि लोग यहाँ से क्यों पलायन कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर रोज़गार की, क्योंकि रोज़गार की बात सरकार करती है, लेकिन फिर भी संभल में वो स्थिति अभी बेहतर नहीं है। तो क्या कारण इसका मानते हैं आप? देखिए, संभल में बहुत चीज़ें सुधार हुआ है पहले की। अगर अब जैसे हम संभल के पड़ोसी ज़िला मुरादाबाद है, कभी हम मुरादाबाद स्टे करते हैं तो कई लोग हमें ऐसे मिले जो पिछले कालखंड में मजबूरन यहाँ से पलायन उन्हें होना पड़ा। कई लोग मिले। अमरोहा में हम कभी स्टे करते हैं तो वहाँ भी लोग जो संभल से प्रताड़ित होने के बाद अमरोहा बस गए या मुरादाबाद बस गए, वो लोग जब मिलते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि तब चीज़ें समझ में आती हैं कि पहले पिछले कालखंडों में कुछ तो वहाँ ऐसा हुआ है, लोग मजबूरन यहाँ से पलायन किया है मजबूरी में। तो चीज़ें अब ठीक हुई हैं। अब ऐसी कोई स्थिति संभल में नहीं है कि लोग यहाँ से पलायन करें। लेकिन सर, जो हिंसा हुई और जो सांप्रदायिक तनाव फैला, क्या लग रहा है कि उसका असर पड़ेगा इस जिले में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जब दृढ़ विश्वास होता है कि प्रदेश की और जिले की कानून व्यवस्था मजबूत है, हम लोगों को न्याय मिलेगा, तो लोगों में भरोसा जगता है। जब और भरोसा जगता है तो जिले में भी लोग विश्वास करते हैं, प्रदेश में भी लोग विश्वास करते हैं। कई प्रमाण, कई उदाहरण मैं दे सकता हूं जो लोगों के हमारे समक्ष आए हैं लोगों की वजह से। तो अब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, ये विश्वास लोगों में जगा है कि हम लोग सुरक्षित हैं
और अब कहीं भी कोई इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने नहीं आएगी कि हमें पलायन करना पड़े। धर्मवीर प्रजापति जी, एक बड़ा सवाल ये है, ठीक है मैं उस मुद्दे पर भी आऊँगा जो संभल में हिंसा हुआ, जो सांप्रदायिक तनाव रहता है, डेमोग्राफी पर भी हम बात करेंगे, जो उसके कमेटी का गठन हुआ, उसकी कुछ रिपोर्ट आई, उसके कुछ अंश आए। लेकिन मेरा सवाल वही है, फिर मैं उसी लाइन पर आपको लेकर आता हूँ, विकास। विकास के लिए कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं हम संभल के अंदर देखेंगे या उसके आसपास की विधानसभाओं में देखेंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि इसको धार्मिक स्थली के रूप में आप लाना चाहते हैं कि धार्मिक स्थली ये बने संभल, क्योंकि कल की धाम की तैयारी हो रही है, कल की महाराज कह रहे हैं कि स्कंद पुराण के मुताबिक वो यहाँ जन्म लेंगे। इसके अलावा सरकार का विजन मैं जानना चाह रहा हूँ कि विजन क्या है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनको पता चले कि भाई देखिए संभल में सरकार ये योजना ला रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि संभल में पहले की अपेक्षा अगर हम चर्चा करें तो संभल जिला बन तो चुका था, लेकिन मुख्यालय नहीं था, मुख्यालय किसी का नहीं था। अब यहाँ पुलिस लाइन भी बन रही है, मुख्यालय भी बन रहा है, जहाँ हमारे अधिकारियाँ बैठ करके जिले के विकास की योजनाएं बनाते हैं, उन बैठने की जगह काम चल रहा था। बहुत लंबे कालखंड से इंतजार था संभल को, और वो सब हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे शास्त्रों में प्रमाण है इस बात के कि यहाँ हमारा कल की अवतार होना है। और किसी भी ज़िले का इतिहास मिलता हो न मिलता हो, लेकिन संभल ज़िले का इतिहास मिलता है कि संभल ज़िले का 4 युगों में इतिहास मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ संभल बहुत पुराना है। सतयुग में सत्यव्रत नाम था संभल का, त्रेता में महदगिरी नाम था, द्वापर में पिंगल नाम था, कलयुग में संभल। तो 4 युगों में जिस जिले का लेख मिलता हो उससे ज़्यादा प्रमाण पुराना कोई हो नहीं सकता इससे। तो हमारे शास्त्रों में जब प्रमाण दिया है कि कल की अवतार हमारा होना है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोगों के शास्त्रों के जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अनुभव करके शास्त्र लिखे हैं, अनुभव में जो आया है उनके में, उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं उसके आधार पे उस रूप से उसको वहाँ तक लोगों तक पहुँचाना, लोगों तक उसकी जानकारी देना, ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है। लेकिन मंत्री जी मेरा एक सवाल अब ये आता है, अब आप जैसे प्रभारी मंत्री हैं, आप आते हैं जब लोगों से मिलते हैं, तो यहाँ की दिक्कतें क्या हैं, मूलभूत दिक्कतें क्या सामने आती हैं, कौन सी समस्याओं को लेकर लोग आपसे मिलते हैं कि आपने जो समझा कि संभल की अंदर संभल है क्या, संभल की ज़रूरतें क्या हैं? देखिए ये बात सही है कि संभल पिछड़ा जड़ा रहा है, लेकिन हर ज़रूरत, देखिए मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, आम जन की मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे हमारा उद्योगपति हो, चाहे सर्विस सेक्टर से जुड़ा व्यक्ति हो, सभी की ज़रूरतें हैं। शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, सड़क भी, बिजली भी, पानी, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। शिक्षा में हमने बहुत बेहतर काम किया है, स्वास्थ्य में हमने हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं। संभल भी अछूता नहीं रहेगा, हर ज़िले में जब बना रहे हैं। तो स्वास्थ्य के विषय में अगर हम बात करें तो मूलभूत ज़रूरतें रहती थी। गरीब परिवार में जब कोई बड़ी बीमारी होती है और डॉक्टर जब बड़ा लंबा खर्चा बताते हैं, उस समय उसका पड़ोसी भी कोई व्यक्ति पैसे वाला पैसा नहीं देता कि ये वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इतनी गहराई तक, इतने निचले स्तर तक सोचना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं तो हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने उस परिस्थिति को भी समझा और आयुष्मान कार्ड ला करके उस परिवार की उस समस्या को समाधान किया कि वो किसी गरीब व्यक्ति पैसे मांगने जाए, पैसा नहीं मिलता, मजबूर होता है घर बैठना, उसके इलाज की व्यवस्था 5 लाख तक की व्यवस्था करा करके। तो दोनों ही सरकार, हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हर क्षेत्र में, सड़कों की हम बात करें, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे हमारे उत्तर प्रदेश में बने हैं। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। बिजली की अगर बात करें तो बिजली का सब जानते हैं, आम जनता जानती है कि 17 से पहले ट्रांसफार्मर फूकता था तो लोग चंदा करते थे, और चंदा करके जब बिजली घर पर जाते थे और वहाँ कोई बड़ा चंदे वाला बैठा होता था तो उनसे कह दिया जाता था कि अभी ट्रांसफार्मर नहीं है, आगे मिलेगा। लेकिन इस सरकार में
चंदा नहीं करना पड़ता, फ़ोन करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर जाके लग जाता है। ठीक है सर, अच्छी बात है, विकास की आप बात कर रहे हैं, संभल में भी विकास होगा, लेकिन क्या असर इसका पड़ेगा? क्योंकि कल जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, उन्होंने ये कह दिया कि मिनी पाकिस्तान होता जा रहा है वेस्ट यूपी, और उनका जिक्र भी ये उसमें ये भी आया कि जो संभल में जो तनाव हुआ, कहीं ना कहीं इसका असर है जो बाकी आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ पर पड़ रहा है। देखिए, हम लोगों से भी ज़्यादा जो बड़े बड़े संत हैं उनसे जनता मिलती है, और जो जनता की चर्चा होती है, अनुभव होता है, तब वो अपनी बातें लाते हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने कुछ समझा होगा, जाना होगा, या जनता ने उनको कुछ बताया होगा, तब ये बातें सामने आई होंगी। आप इत्तेफाक रखते हैं लेकिन कि एक बार एक प्रैक्टिकल मैं भी पश्चिमी बता रहा यूपी मिनी पाकिस्तान है? हूं। लेकिन नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। हाँ। एक मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। 2022 के चुनाव में मुझे पार्टी ने शुरुआत यहीं से की, संभल से। नुक्कड़ बैठकों में हमें लगाया गया पार्टी ने, तो छोटे छोटे हमारे जो मंडल होते हैं पार्टी के, मंडल में इकाई में हमारा कार्यक्रम लगे हमारे। और 2022 में जब हम मंडल की बैठक ले रहे थे गांव में, तो हमने गांव के लोगों से ही सवाल कर दिया, 2-3 गांव के लोग इकट्ठा थे, हमने उनसे ही सवाल कर दिया कि 12 से 17 आपने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, और 17 से 22 तक आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार देखी जी। आपने क्या अंतर महसूस किया है? हमने जनता से सवाल कर दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने कहा एक अंतर तो हमने समझा है। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि हमारे घर से दूर पशु रहते थे, और हम 12 से 17 की बता रहे हो, हम 24 घंटे पशुओं के पास सोना पड़ता था हम लोगों को, फिर भी चोर आते थे, तमंचा हमारी छाती पर रख करके पशु खोल ले जाते थे, एफआईआर नहीं होती थी। 12 से 17 में तो हमने ये देखा है, लेकिन 17 से 22 तक ये देखा है कि ये कहानी नहीं है, ये सत्यता है। बैठक में जो लोगों ने बताई, हम घर पर जा करके अपना खाना खायाते हैं, भोजन कराते हैं, रिश्तेदार कोई गेस्ट आता है तो जा करके हम घर पर सो भी जाते हैं। अब हमारे पशुओं की तरफ कोई देखता भी नहीं है नज़र उठा के। ये प्रमाण तो हमने, जनता ने हमें दिया प्रैक्टिकल रूप में, तो उन्होंने ये अंतर तो हमने समझा है। दूसरा, जब एक व्यक्ति ने विषय रखा तो दूसरा खड़ा हो गया, फिर हिम्मत आई। एक बात ये भी आ रही है, मेरी ये बात पूरी हो जाए। दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने कहा बेटा एक बात तो हम बताना चाहेंगे। मैंने आप भी बताओ। उन्होंने कहा हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ये प्रैक्टिकली बात है। तीसरा, एक दुकानदार व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा हमारा व्यापार सुरक्षित है अब पहले की अपेक्षा। तो लोगों में ये विश्वास जगा है, और विश्वास जगा है, कानून व्यवस्था जब मजबूत हुई है तब विश्वास जगा है। नहीं, ये अंतर प्रैक्टिकली बात है। नहीं, मैं खुद तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पर बहुत जाता हूं, बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं। लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, और देखिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही तो आप लौट कर आए ना दोबारा, ये भी एक बड़ी बात है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो सरकारें जाती रही हैं। मेरा एक सवाल, क्योंकि आपने कहा मैं सहमति नहीं जता रहा हूं, लेकिन फिर आपने देखा कि डेमोग्राफी, जिस जिले के आप प्रभारी हैं वहां की डेमोग्राफी, एक रिपोर्ट आई, जो दंगा हुआ, जो विवाद हुआ, उसको लेकर एक रिपोर्ट पहुंची मुख्यमंत्री के पास। उसके अंश ये बयां कर रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, कि भाई वहाँ एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ गई। तो यानी कुछ तो हुआ, तभी ये साधु संत कहते हैं कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन गया है। नहीं, देखिए मैंने पहले कहा है कि प्रैक्टिकली बात मैंने बताई कि जैसे मुरादाबाद में रुकते हैं तो लोग बताते हैं कि हमारा घर छीन लिया गया या हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया। तो निश्चित रूप से कुछ तो हुआ है, तब लोग पलायन किए हैं। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, पलायन रुका है उत्तर प्रदेश से। हम चंडीगढ़ गए जी। चंडीगढ़ जब हमारा पूरी कैबिनेट हमारी दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में गई, उद्योग से संबंधित लोगों के साथ हम लोगों की बैठकें हुई। चंडीगढ़ में जब हमारी बैठकें हुई तो वहाँ उद्योग जगत के जितने भी लोग थे, उसमें यूपी के भी कई लोग थे। लोगों ने विश्वास जताया। पहले उन्होंने कहा कि पहले हम लोगों को न बिजली की व्यवस्था हमें मिल पाती थी, हमसे अवैध वसूली होती थी, हम लोग मजबूरन वहाँ से पलायन करके हम चंडीगढ़ आए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएं, क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था मजबूत है। अब कोई व्यक्ति हमारा उत्पीड़न नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता।
ये विश्वास उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर भी है। बिल्कुल, लेकिन सर यही तो बात है, अगर विश्वास है और आप कोशिश भी पूरी कर रहे हैं, यहाँ संभल में तो चौकियाँ भी स्थापित कर दी गई, लेकिन अगर यही साधु संत ये कहने लगे कि हिंदू संकट में हैं, हिंदुओं को बचाना है, हमें कार्यशाला करनी पड़ेगी, तो फिर अगर साधु संत ऐसा मैसेज दे रहे हैं, आप लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था मजबूत है, लोग यहाँ वापस आना चाहते हैं, तो फिर क्या मैसेज जाएगा कि एक मिनी देखिए पाकिस्तान वो बन रहा है? धार्मिक उससे जुड़े हैं, तो उस स्तर से बात करते हैं। हम लोग राजनीति से जुड़े हैं, तो उनके समक्ष धार्मिक हैं, बचपन से संन्यास लिया हुआ है, कई शास्त्र उन्होंने लिखे हैं, वो उस आधार पर चर्चा करते हैं। हम लोग सन्यासी तो है नहीं, हम लोग राजनीति से जुड़े हैं, हम लोग परिवार वाले हैं, हम लोग जनता के बीच में जनता को लेकर के जाते हैं और सरकार की नीतियों को लेकर के जाते हैं। आपकी सरकार, आपका सिस्टम एक विशेष वर्ग को टारगेट करता है? ऐसा मैं नहीं नहीं। कह रहा हूँ, विपक्ष आरोप लगाता है। देखिए, कभी किसी सांसद के आप बिजली कनेक्शन काट देते हैं, कभी उनके घर को उसको अवैध बता देते हैं, कभी किसी विधायक को टारगेट करते हैं। नहीं। तो समाजवादी पार्टी यही आरोप लगाती है देखिए, कि आप एक विशेष वर्ग को आप टारगेट करने में लगे देखिए, हैं। अगर चोरी होगी बिजली की, जहां कोई भी बिजली कर्मचारी जा नहीं सकता था, ऐसे ये नहीं है, बहुत सी जगह निकली ऐसी जहां बिजली कर्मचारी जाने से डरते थे और अवैध बिजली चोरी होती थी। अगर वहां बिजली चोरी पे अंकुश हुआ है, कितना यहाँ बिल जमा हुआ है, कितनी बिजली चोरी हो रही थी, ये सब संभल की जनता ने समझा है। तो कार्रवाई पहले नहीं होती थी, लेकिन अब बिजली चोरी पे कानून व्यवस्था मजबूती दिखानी है, लोगों में विश्वास जताना है, और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कानून व्यवस्था मजबूत होने के मैं कह सकता हूं कि जो हमारे कार्य धरातल पे हो रहे हैं, उसी से तो लोगों में विश्वास जग रहा है। तो ये विपक्ष हमेशा आरोप लगाएगा, क्योंकि जब लोकप्रियता सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के, चाहे योजना को धरातल पर लेकर के जो होती है, तो विपक्ष पे जब कुछ बचता नहीं है तो कुछ न कुछ कमी विपक्ष खोजता ही है। एक प्रमाण देता हूं मैं, केंद्र सरकार की योजना हो चाहे हमारी प्रदेश सरकार की, कोई भी योजना हो, चाहे आवास योजना हो, शौचालय की योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, देख लीजिए उठा करके, सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिला है तो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है। कहीं कोई भेदभाव हमारी सरकार नहीं करती, न बिजली के विषय में करे, न किसी योजना के विषय में करे। भेदभाव हम नहीं करते। हाँ, भेदभाव हुआ है पिछली सरकारों में, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है, उसी आधार पर जनता उत्तर प्रदेश की हमें सरकार मिलाई है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। संभल हिंसा, अगर कोई व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से सरकार की छवि खराब करने की कोशिश करे या सरकार का नुकसान करे, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। संभल हिंसा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? आप मानते हैं कि ये तुर्क और पठानों का विवाद था? आपको लगता है कि ये एक हिंदू मुसलमान का विवाद था? ये तो संभल का विवाद सब पहले जानते हैं। दोनों समुदाय का, विशेष तुर्क और पठानों का विवाद यहाँ शुरू से चला रहा है शुरू से। ये नई बात नहीं है। उसमें अपना है कि मेरा अस्तित्व रहे, कि मेरा अस्तित्व रहे जी। लेकिन मेरा मैं जरूर इतना कहना चाहूँगा, हिंसा में कोई भी हो, हिंसा में कभी समाज का हित नहीं होता, कभी भी हित नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। अलीगढ़ में आए दिन कर्फ्यू लगते थे, झगड़े होते थे, कर्फ्यू लगता था, लोग घरों में कैद हो जाते थे। इस बात को दोनों हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, दोनों समुदाय जानते हैं कि हिंसा में परिस्थितियां सामने आती हैं, मजबूर होते हैं लोग घरों में रुकने के लिए, खाने पीने के तरसने के लिए। तो हिंसा में कभी कोई, आज तक मैं कह सकता हूं कि हिंसा में किसी का कोई फायदा नहीं है। न देश की प्रगति होती, न समाज की प्रगति होती, न जिले की प्रगति होती, न अपने शहर की प्रगति होती। प्रगति पे विराम लगता है। इसलिए हिंसा के लिए मैं कह सकता हूं कि हिंसा किसी भी तरह ठीक नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। सर, ये भी कहा गया कि बहुत जब ये हिंसा हुई उसके बाद ही ये अवैध अतिक्रमण भी देखने को मिल गया, कार्रवाई भी हो गई। इससे पहले कहाँ थी? इससे पहले क्यों नहीं नजर? पहले भरोसा नहीं था लोगों पे कानून व्यवस्था पे मजबूत भरोसा नहीं था, क्योंकि वो चलता था, एक छत्र शासन चलता था और विशेष करके समुदाय को बढ़ावा दिया जाता था। अवैध आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण देकर के नेता बनाया जाता था उनको। लेकिन कार्रवाई तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार में आने के बाद हुआ है, तब लोगों में भरोसा जगा है। अब भरोसा जब जगता है तब लोग निकल करके आते हैं, ये परिस्थितियाँ हमारी हैं, ये हमारी परिस्थितियाँ हैं। भरोसा नहीं था तो लगता लोग निकले नहीं थे। अब लोग निकल रहे हैं और सरकार उनकी सुन रही है, उनकी मदद हो रही है।
सर क्योंकि अब चुनावी माहौल के मैं कह सकता हूं कि चुनावी माहौल अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि अगले साल पंचायत चुनाव, फिर अगले साल, यानी 4 महीने 1 साल का वक्त बचा है चुनाव, अगर देख के माने थोड़ा सा काउंट कर लें तो क्या देखते हैं इस बार 2027 के रण को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया और देखिए लोकसभा चुनाव में आपको भारी नुकसान हुआ यूपी के अंदर। इस बार क्या देखते हैं? पीडीए फॉर्मूला चलेगा उनका? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए आपने वहां विधानसभा के अंदर एक लाइन खींची, योगी सरकार का विजन 2047, वो कहते हैं भैया 47 का ख्वाब देख रहे हैं, 27 तो आ जाएंगे, 27 तो इनकी विदाई हो रही है। उनका अपना सपना है, वो सपने देख सकते हैं। 2022 का जब चुनाव हुआ था तो वही अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते थे हम 400 ला रहे हैं, और जब परिणाम आया तो कहाँ दिखे, सरकार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की बनी। जनता ये सब जान रही है। अखिलेश जी अपने मुख्यालय में बैठ करके, लोगों के साथ बैठ करके बातचीत करके ट्वीट करते हैं। हमें भरोसा इतना मजबूत है हमारा, हमारी पार्टी, संगठन और सरकार दोनों ही हम चुनाव का इंतजार नहीं करते। निरंतर सरकार की योजनाएं जो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो जो बनी हैं, वो योजना धरातल तक कैसे जाए, सरकार के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वयं हमारे संगठन सभी निरंतर जनता के बीच योजनाओं को लेकर के हम लोग रहते हैं। हम चुनाव का इंतजार नहीं करते, इसलिए हम भरोसा करते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता, सभी हमारे जितने दर्शकगण हैं, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद आश्वस्त हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार की नीतियाँ और दोनों ही हमारे महापुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों ही महापुरुष हमारे निरंतर उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, देश हमारा कैसे आगे बढ़े, दोनों ही महापुरुष परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। इतिहास उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का किसी मुख्यमंत्री के जिलों में इतने दौरे नहीं हुए होंगे जितने दौरे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के होते हैं और हमारे मंत्रियों के होते हैं, किसी के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जनता ने जो वोट दिया है, हमारे ऊपर भरोसा जताया है, उस सपा और बसपा की नीतियों से दुखी होकर के उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, तो हमारी सरकार में है हम, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन जनता के हित के लिए निरंतर प्रयास करें, अपने घर की परवाह किए बिना, क्योंकि पूरा प्रदेश हमारा जो वोट देता है वो हमारा अपना परिवार है। उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। निरंतर उसी आधार पर मैं भरोसा कह सकता हूँ, भरोसे के साथ पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ, जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं पूरे मजबूती के साथ हम लोग पंचायत चुनाव में भी आएंगे और 27 में भी आएंगे। 27-47 तक का जो विजन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय विधानसभा में मुख्यमंत्री के निर्देशन में विधानसभा में विधान परिषद में जो 24 घंटे की चर्चा हुई, 24 घंटे से ज़्यादा चली, उसमें विपक्ष का वॉकआउट करना, विपक्ष को सुनना भी नहीं, विधान परिषद में तो सुना भी नहीं उन्होंने। तो मैं कह सकता हूं कि वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास के रास्ते पे आगे बढ़े। 47 में अपना सुझाव भी उन्होंने नहीं दिए उत्तर प्रदेश की 47 वो तक तो कहते हैं ना वोट चोरी करते हैं आप। वो कहते हैं कि वोट चोरी करते हैं आप। नहीं, वो कभी उस चर्चा में, विधान परिषद में चर्चा में सम्मिलित ही नहीं हुए। तो उनका उद्देश्य जनता समझ रही है कि ये तो विकास चाहते ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं वो अपना सुझाव तो दे ही सकते थे कि 2047 तक का हमारा ये सुझाव है, आप उन्होंने सुझाव भी नहीं दिए। तो ये प्रदेश की जनता सब जान रही है। तो ये कहते हैं आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ ये जो डेमोग्राफी जो चेंज की जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा कि पहले हमारी सरकारें थी, अब तो इतने साल से आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं रोका? नहीं, हो रहा है ना, चीजें सामने आ रही है ना, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है ना, सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो बहुत जल्दी बन गई, तुष्टीकरण करती थी समाजवादी पार्टी, तुष्टीकरण की नीति पर चलती थी समाजवादी पार्टी। हम सबको संभाव से देखते हैं, सबके लिए विकास की नीति बनती है और सबको हम लेकर के चलते हैं। देखिए, मैं कह सकता हूं कि किसी ने सोचा था
क्या अखिलेश जी कर समाजवादी पार्टी कर सकती है? 3 तलाक से आज़ादी, हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को आज़ादी दिलाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ है। क्या समाजवादी पार्टी कर सकती थी? नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको वोट का डर था। हमें वोट का डर नहीं है, हमें जनता के हित के लिए हमें क्या करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सख्त निर्णय उस पर लेते हैं जनता के हित के लिए, कभी डरते नहीं हम लोग। फिर नारा क्यों लगता है, बटेंगे तो कटेंगे? ये तो झेला है ना प्रदेश ने, प्रदेश ने पहले झेला है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। एकजुटता के साथ हम लोग रहें, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। चलिए सर, चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पर हैं। हम लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात संभल से और संवरता संभल। मानते हैं कि संवर रहा है संभल, और आने वाले दिनों में संभल की जनता, इस जिले की जनता, चाहे वो बहजोई हो, चंदोसी हो, जहां से हम काम कर रहे हैं, कि वहां कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ अच्छी बड़ी योजनाएं देखने को मिलेगी। मैं आपके माध्यम से इस जिले की सम्मानित जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सभी जिलों का विकास हो रहा है, संभल का भी विकास होगा, निश्चित होगा। और आप भरोसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर करिए, संभल आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, कल की अवतार यहाँ होना है, तो हमें भी जब होना ही है, हमें भी उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और मैं अपनी तरफ से ज़रूर कहूँगा, उत्तर प्रदेश और देश का विकास तो हुआ ही है, साथ साथ हमारी दोनों ही सरकारों ने देश की संस्कृति को भी आगे बढ़ाया है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी ने पहले देश की संस्कृति की तरफ देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे। हमारी देश की संस्कृति भी आगे बढ़ी है और प्रदेश का विकास भी हुआ है। सर एक सवाल, क्योंकि संभल एक बहुत संवेदनशील ज़िला शामिल हो गया है, और संवेदनशील ज़िला होने की वजह से यहाँ हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको लग रहा है कि वाकई में यहाँ की जो स्थिति है यही है हिंदू मुसलमान वाली, या यहाँ पहले की व्यवस्थाएं खराब थी, कानून व्यवस्था का यहाँ बहुत ही खराब थी, डर लगता था लोगों को, संभल जाने में लोग एक विशेष वर्ग के वजह से वहाँ एक दबदबा था, तो हिंदू वर्ग के लोग वहाँ जा नहीं पाते थे। तो ये जो सिस्टम है वो चीज़ बदली है हमारी सरकार ने, क्या ऐसा हुआ? नहीं, निश्चित रूप से हमारे प्रयास किया है कानून व्यवस्था मजबूत करके, कि जिस तरह से लोगों को में भय था, डर था। एक प्रमाण देता हूँ, मैं मुरादाबाद रुका था पिछले समय में, तो फिरोजाबाद के व्यापारी यहाँ से, मुरादाबाद से और यहाँ से जुड़े हैं, वो व्यक्ति हमसे रात में मिले। हमने पोस्ट डाली वहाँ की मुरादाबाद की, तो उन्होंने समझा कि हम मुरादाबाद आए हैं, तो वो भी मुरादाबाद थे, हमसे मिलने आ गई। उन्होंने चर्चा की कि मैं पहले जब व्यापार के लिए आता था तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं सूर्योदय से सूर्य अस्त होने से पहले मैं निकल जाऊं यहाँ से। इतना डर उनके दिमाग में रहता था, लेकिन वो कह रहे थे कि अब मुझे ऐसा डर नहीं है, अब मैं कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ। ये बदलाव हुआ है और बदलाव आगे चलता रहेगा। लोगों में एक दृढ़ विश्वास हो कि हम सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमारी धन संपत्ति सुरक्षित है। कोई भी अराजक तत्व इस तरह की घटना हमारी बहन बेटियों की तरफ, हमारे धन संपत्ति की तरफ, हमारे व्यापार की तरफ आंख उठा के न देखे। ये प्रयास हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है और ये निरंतर चलता रहेगा। तो उम्मीद करें संभल की जनता निश्चित बदलाव होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा, संभल का विकास होगा और संभल विकास की मुख्य धारा में आएगा। ये मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और जो डेमोग्राफी चेंज हुई उसमें क्या कर रहे हैं आप? उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है सब लोग समझ रहे हैं, पढ़ा लिखा समुदाय सब जान रहा है, आम जन भी जान रहा है। जो चीज़ें हुई हैं पहले, वो चीज़ें आगे न हों, इस पे भी हमारे सभी लोग विचार करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और संभल के बारे में बताया कि आप क्या रोड मैप है आपकी सरकार का और आप क्या कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका प्रजापति भी जी। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री जी, आप मंच पर रहे, मैं एडिटर रमेश चंद्रा सर को बोलूँगी कि आप आएँ। और अब हमारे क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये संपन्न हो पा रहा है, हमारे जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो हमारे बीच मौजूद हैं, उनको सम्मानित करने का वक्त है। आज जो मंत्री जी हैं वो उन्हें सम्मानित करेंगे, तो मैं एक एक करके सबको इनवाइट करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी संचित अग्रवाल जी को। पंखुड़ी अग्रवाल साथ में आए प्लीज़। रियल एस्टेट और मेधा कारोबारी हैं,
तो तालियां भी बजनी चाहिए साथ ही साथ में। अब मैं बुलाना चाहूंगी मधुलिका सिंह और विक्रम सिंह जी को, चंदौसी पब्लिक स्कूल से हैं, प्लीज आए। तो ये तमाम सहयोगी हैं जिनकी वजह से आज हम संभल की बात कर रहे हैं। कितना संभल सवरेगा आगे आने वाले दिनों में और क्या विकास होगा संभल का। आगे मैं बुलाना चाहूंगी पवन गुप्ता जी को, जीनियस स्कूल के चेयरमैन हैं, प्लीज आए पवन जी। मैं बुलाना चाहूंगी उमेश दिवाकर जी को, बीजेपी की वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उमेश दिवाकर जी प्लीज आए। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, और बीजेपी में कार्यकर्ताओं की कितनी अहमियत है सब जानते हैं। एक कार्यकर्ता भी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है और कार्यकर्ताओं की वजह से ही बीजेपी है, ये सभी जानते हैं। आगे मैं बुलाना चाहूंगी पवन शर्मा, चेयरमैन हैं, और डॉक्टर मनोज तोमर जी को, डायरेक्टर हैं, राधा गोविंद ग्रुप ऑफ कॉलेज से। तो स्कूल बहुत सारे हैं संभल में भी, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में संभल आगे बढ़ रहा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से भी बदलाव होगा, उसका भी जिक्र मंत्री जी ने किया है। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर बीरेश सिंह जी को, चेयरमैन पार्थ हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर बीरेश सिंह जी। तो पार्थ हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। चंदौली में स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या को देखते हुए 15 साल पहले जिले में पहला ट्रॉमा सेंटर इन्होंने स्थापित किया था। मैं अब बुलाना चाहूंगी राम धर्मराज सिंह जी को, ईओ नगर पालिका परिषद चंदौसी। तो राम धर्मराज सिंह जी प्लीज आए। तो तालियां बजनी चाहिए थोड़ी, क्योंकि इससे कार्यक्रम में जोश भी रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर सर जी, आपने सम्मानित किया। मैं एडिटर रमेश चंद्रा सर से बोलूँगी कि आप सम्मानित करें। तो आपने सुना धर्मवीर जो मंत्री जी हैं, उन्होंने बताया कि संभल कैसे आगे बढ़ रहा है, आगे हम कैसे विकास भी होगा। न सिर्फ सांप्रदायिकता के लिए ये बात ज़रूर की जाती है, लेकिन संभल में सरकार की जो योजनाएँ हैं वो आगे आने वाले दिनों में रंग लाएगी। पंचायत चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया, चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर से सरकार आएगी बीजेपी की। और साथ ही विजन 2047 को लेकर उन्होंने एक बार मंच से भी कहा कि जो जनता है वो सुझाव दे सकती है अपना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये आग्रह किया है कि 2047 का जो विजन है उसके लिए जो जनता का सुझाव है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो उसका भी जिक्र आज मंत्री जी ने किया है हमारे मंच से। तो संभल सवर रहा है और आगे भी ऐसे ही सवरता दिखेगा
और जो पलायन हो रहा है लगातार वो भी रुकेगा, इसका भी वादा किया है और रुक भी रहा है। लोग चाहते हैं कि वो चंदौसी संभल आएँ। जो लोग यहाँ से छोड़कर जा चुके थे, कई लोग चंडीगढ़ बस चुके थे, लेकिन सब लोगों ने अब धीरे धीरे मन बनाए, क्योंकि कानून व्यवस्था का जिक्र यहाँ पर किया गया कि कानून व्यवस्था मजबूत होती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों को भरोसा है योगी सरकार में, और यही वजह है कि लोग अब संभल का जिक्र कर रहे हैं। ये बात अलग है।